हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 9 जो कि हिस्ट्री का चैप्टर है आपका, द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947। इस वीडियो में आज हम लोग जो है स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक जो कि लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बनता है, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे अपना स्वतंत्रता और विभाजन की और यानी पीपल्स ऑफ महात्मा हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस वीडियोस happening in 1922. So today our topic is towards independence and partition. Meanwhile, in 1940s, the Muslim League had moved a resolution demanding independent state for Muslims in the northwestern and eastern areas of the country. The resolution did not mention partition or Pakistan. Why did the League ask for an autonomous arrangement for the Muslims of the subcontinent? 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी? From the late 1930s, the League began viewing the Muslim as a separate nation from the Hindus. In developing this nation, it may have influenced by the history of tension between some Hindu and Muslim groups in 1920s and 1930s. कि हम कहें 1930 के दशक में आखिरी सालों में लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 दशकों में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए तनावों का भी हाथ रहा होगा। नाउ मोर importantly, the provisions in elections of 1937 seem to have convinced the League that Muslims were a minority and they would always have to play second fiddle in any democratic structure. If it feared that Muslims may even go unrepresented, the Congress rejections of the League's desire to form a joint Congress League government in United Province of in 1937 also annoyed the League. 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहे। इन चुनाव में मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया गया था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, कम हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में हमें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व भी न मिल पाए और 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया हिंदू और मुस्लिम के बीच में। The Congress failures to mobilize the Muslim mass in 1930s allowed the League to widen its social support. It sought to enlarge its support in early 1940s. When most Congress leaders were in jail, 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद दी। फिर हम कहें इन 1940s की अगर हम बात करें तो हम कहें कि 40 के दशक में शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेज़ प्रयास भी किए थे। इन 1945 द ब्रिटिश ओपन negotiations between the Congress, the League and themselves for the independence of India. The talks failed because the League saw itself as the sole spokesperson of India's Muslim. The Congress could not accept this claim since a large number of Muslims still supported it. 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेज़ों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे। इलेक्शंस टू प्रोविजन्स were again held in 1946. The Congress did well in the general
constituency, but the League's success in the seat reserves for Muslim was spectacular. It persisted with its demand for Pakistan. In March 1946, the British cabinet sent a three-member mission to Delhi to examine this demand and to suggest a suitable political framework for a free India. 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। फिर this mission suggested that India should remain united and constitute itself as a loose confederations with some autonomy for Muslim majority areas, but it could not get the Congress and the Muslim League to agree to specified detail of the proposal. Partition now became more or less inevitable. इस परिसंघ में सुझाव दिया गया कि भारत अविभाजित रहे, यानी एक साथ रहे, और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्ता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के खास प्रावधानों से सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन जो है वो अवश्यंभावी हो गया था, यानी कि अब डेफिनेट हो गया था कि जो डिवीज़न है इंडिया और पाकिस्तान का वो होगा। After the failure of cabinet mission, the Muslim League decided on the mass assignation, winning its Pakistan demand. कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। On 16 August, it announced 16 August 1946 as Direct Action Day. On this day, riots broke out in Calcutta, lasting several days and resulting in the death of thousands of people. The March 1947 violence spread to different parts of northern India. उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया लीग ने। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो कई दिन चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में हिंसा फैल गई थी। हम कहें कि ये बहुत ही एक दयनीय सिचुएशन जो है उस समय हम लोगों के सामने थी। Many 100,000 peoples were killed and numerous women to face untold brutalities during the partition. Millions of people were forced to flee their homes. कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी ज़मीन पर शरणार्थी बनकर रह गए थे। Torn asunder from their homelands, they were reduced to begin refugee in alien land. यानी अनजान शरणार्थी बनाने के लिए इनको अजनबी ज़मीन पर भेज दिया गया रातों रात। Partition also mean that India changed many of its cities, changed and a new country, Pakistan was born. विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई, उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। So, the joy of our country's independence from British rule came mixed with the pain and violence of partition. कि इतनी जद्दोजहद के बाद जो आज़ादी हमें मिली, तो इस तरह की ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया कि किस तरह से ये जो पार्टीशन हुआ, इससे जो खुशी हमारी इंडिपेंडेंस से हमें मिलने वाली थी, वो पूरी की पूरी जो पार्टीशन हुआ उससे हम कहें कि एक दुख में परिवर्तित हो गई। नेशनलिज्म इन अफ्रीका, द केस ऑफ घाना। अफ्रीका में राष्ट्रवाद, घाना का उदाहरण। हम इसमें कहें कि द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी witnessed the rise of nationalism in many Afro-Asian countries. In many of these, nationalism arose as a part of the anti-colonial struggles for independence. 19वीं सदी के आखिरी और 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत सारे अफ्रीकी और एशियाई
देशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इनमें से बहुत सारे देशों में हम कहें कि राष्ट्रवाद का उदय स्वतंत्रता के लिए उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों के तहत हुआ था। कर्नल रूल इन अफ्रीका was dictatorial. Only the chiefs were allowed to rule on behalf of the foreign powers. Alternately, laws affecting Africans were created in all the white legislature. Africans had no decision-making powers or representations. Not until after the Second World War, at least the forcible takeover of land from local owners or users, increased taxations, and poor working conditions led to many African protests. अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन तानाशाही जैसा था। विदेशी शासकों के प्रतिनिधि के रूप में केवल मुखियाओं को ही शासन चलाने की छूट दी जाती थी, या फिर हम कहें कि अफ्रीकी जो थे उनके बारे में केवल गोरे प्रतिनिधि ही निधियों की जो सभाएं हैं कानून बनाती थी। कम से कम दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक अफ्रीकियों के पास निर्णय लेने या प्रतिनिधित्व की ताकत नहीं थी। स्थानीय भूस्वामियों या किसानों से ज़मीन का जबरन अधिग्रहण, करों में वृद्धि और खराब कार्य परिस्थितियों की वजह से बहुत सारे अफ्रीकी आंदोलन भी शुरू हो गए थे। In 1957, Ghana, known until then as a Gold Coast, became the first sub-Saharan African country to gain independence. The freedom movement was led by the Kwame Nkrumah Convention's People's Party through strikes, boycotts, and mass rallies. In 1950 was this party won a huge election victory. It opposed the existing system in which the British rule had allowed the chiefs to nominate representative to the legislature. It pressed the British to grant a legislature that contained no nominated or special members, and won this demand in 1954. Elections to the new Legislative Council were held in 1956. The Convention's People Party won these, thus paving the way for the proclamation of an independent nation under the name Ghana. हम कहें कि 1957 में घाना स्वतंत्रता पाने वाला उप सहारा अफ्रीका का पहला देश बना। इससे पहले उसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व क्वामे नक्रुमा की कन्वेक्शन पीपुल्स पार्टी कर रही थी। घाना की जनता ने स्वतंत्रता के लिए हड़ताल, बहिष्कार, जन आंदोलन का रास्ता अपनाया था। 1991 में कन्वेक्शन पीपुल्स पार्टी को चुनाव में ज़बरदस्त सफलता मिली। इस पार्टी ने उस प्रणाली का विरोध किया जिसमें ब्रिटिश शासकों ने मुखियाओं को विधानसभाएं बनाने जिसमें कोई मनोनीत या विशेष सदस्य न हो। 1954 में इस मांग को मान लिया गया और 1956 में नई विधान परिषद के लिए चुनाव हुए। कन्वेक्शन पीपुल्स पार्टी ने इन चुनावों में भी सफलता पाई और इस तरह घाना के नाम से एक नव स्वाधीन राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में ओवरऑल हम देखें तो हमने बहुत कुछ जो है स्ट्रगल्स के बारे में पढ़ा जो कि हमारे पीपल्स ने किया, किस तरह के सेक्रीफाइसेस उन्होंने किए ये नेशनल फ्रीडम पाने के लिए. So I hope that you all have to be understand the chapter that we have to be discussed in this video as well as in my previous videos. Now thank you for watching this.